सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग सम्मान विज्ञान पढ़ रहे हैं और हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर ये 16 है। 16वें नंबर का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसमें अगर आप आरआरबी एएलपी, आरबी टेक्नीशियन, आरबी ग्रुप डी, आरबी एनटीपीसी, जेई और कोई भी आरआरबी से आप एग्जाम जिसमें साइंस आता है उसके लिए आप ये परचेस कर सकते हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ इसमें मैं आपको दूंगा 100 प्रैक्टिस सेट। अगर आप इसको प्रैक्टिस सेट को चाहिए तो आप कमेंट में जरूर करिएगा। मैं 10 रुपए में इसको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। 10 रुपए में इसको प्रोवाइड कर दूंगा 100 प्रैक्टिस सेट। 100 प्रैक्टिस सेट में आपके 25 क्वेश्चन होंगे। आप कमेंट में करेंगे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि अगर आपको नहीं लेना है तो मैं ऐसे भी 100 प्रैक्टिस सेट की वीडियो अपलोड करने ही वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। देखिए, प्रेरित विभवांतर के एसआई इकाई क्या होता है, आपका वोल्ट होता है। क्या होता है, प्रेरित जो भी विभवांतर होते हैं इसका एसआई इकाई क्या होता है, वोल्ट होता है। देखिए, विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहता है। दोनों बीच के जो अंतर होता है उसे ही क्या कहते हैं, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं, ठीक है। इनका मान विद्युत क्षेत्र के एकांक आवेश किसी एक क्षेत्र के आवेश में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। बताइए, बल समीकरण F के बराबर है। कैसे, आप सभी को बताता है F इक्वल टू कितना, M इंटू 1। F M इंटू 8। ऑप्शन नंबर 8। बताइए, पानी का क्वथनांक कह रहा है, पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में कितना है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो आप लगाएंगे 212 फ़ारेनहाइट। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव्य के भीतर वाष्प दाब द्रव्य की सतह पर आरोपित वायुमंडलीय दाब के बराबर होती है। पानी का क्वथनांक वायु दाब के साथ परिवर्तन होता है तथा वायु दाब के बढ़ने पर द्रव के क्वथनांक हेतु अधिक उच्च ताप की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, वाहनों की रियर व्यू मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं। आप सभी को पता है किसका उपयोग रियर व्यू रूप में किसका उपयोग किया जाता है। सेविंग मिरर, डिस्ट्रिक्ट मिरर, हेडलाइट या उत्तल दर्पण। किसका, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च रियर व्यू मिरर बोलते हैं के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के पास मतलब पीछे साइड में लगे होते हैं। इनके ड्राइवर अपने पीछे से आने वाले वाहन और लोगों चाहे किसी को भी देखने के रूप में उपयोग करता है। ये देखिए, ये क्या बनाता है, ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यदि ये छोटा होता है तो इसका दृश्य क्षेत्र बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है, निकला हुआ होता है थोड़ा सा। बताइए, प्रिज्म क्या करता है। प्रिज्म क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है, रोकता है, प्रकाश को उत्तरवित करता है। क्या करता है भाई, प्रकाश को उत्तरवित करता है, तभी तो प्रिज्म बनता है। प्रकाश को फैलाता है। इन धनुष में जैसे मैं कहूँ बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल को रंग में तोड़ देता है। बताइए, इन धनुष में क्या ब्लैक रंग होता है, ब्लैक। और ये भी बताइए, क्या ब्लैक कोई रंग है या कोई कलर है। कह रहा 10 ओम प्रतिरोध पर जब 140 वोल्ट विभवांतर लागू होता धारा क्या होगी। 140 वोल्ट का विभवांतर लागू होता धारा क्या होगी। 10 ओम विभवांतर कितने कह रहे 140। तो V बराबर मैंने आपको क्या बताया था, V बराबर आपका IR बताया था। क्या बताया था, IR बताया था, V बराबर। तो आपको बता धारा I आपको निकालना है, धारा निकालना है। तो आपका यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो आपका V कितना दिया है, V 140 दिया है, 140 दिया हुआ है। आपका R कितना देगा, R आपका 10 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ है। कितना आएगा, 14। 14 क्या आएगा, एम्पियर में आएगा। 14 क्या आएगा, 14 एम्पियर में आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बताना है आपको, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 7 है, माफ कीजिएगा। दो प्रतिरोध है R1 और R2 अपॉन R1 प्लस R2 का सूत्र किसके किसके द्योतक है, प्रतिकूल है। बताइए, ये समांतर संयोजन लगे हुए। मैं कहूँ कि R1 जैसे मैं मानूं कि 1 अपॉन R, 1 अपॉन R इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, ये मैं हाथ से लिखा हूँ तो वही प्रॉब्लम हो रही है। R2 तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये क्या है, समांतर संयोजन क्रम में। क्या है, समांतर संयोजन क्रम में सीढ़ी की प्रतिकूल निकालने के लिए कुल प्रतिरोध जुड़ा होता है समांतर संयोजन क्रम में।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने वाला भारत का विश्व का पहला रिएक्टर कौन है? पूर्णिमा फर्स्ट है, कामिनी या ध्रुव या पूर्णिमा? इसका नाम क्या भैया? यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का प्रयोग करने वाला प्रथम विश्व का रिएक्टर है और यह भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। इसका नाम है कामिनी। क्या नाम है? कामिनी। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं या सेरोलॉजी कहते हैं, इटियोलॉजी कहते हैं? कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए, अगर कोशिकाओं के अध्ययन को कहते हैं तो उसको साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शरीर तरल पदार्थों के अध्ययन को सेरोलॉजी कहते हैं। रोगों की पहचान, निदान, विवेचन, अध्ययन को इटियोलॉजी कहते हैं। इटियोलॉजी किसे कहते हैं? रोगों की पहचान और उसको निदान, उसका उपचार करने को क्या कहते हैं? इटियोलॉजी। कोशिका की कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ में कोशिका द्रव, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, वो भरा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों का कौन सा ऊतक बनता है? त्वचा के नीचे, जो त्वचा के नीचे होते हैं आंतरिक अंगों में कौन सा ऊतक? तंत्रिका, वसा ऊतक, मार्शल या एपिथेलियम? कौन सा होता है? देखिए, ऊतक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है लचीले संयोजी ऊतक, दूसरा आता है संयोजी सघन, जो एकदम जटिल होते हैं, सघन संयोजी ऊतक, और तीसरा आता है विशिष्ट कृत संयोजी ऊतक। इसमें कौन सा आएगा भैया? वसा ऊतक, वसा ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कैल्शियम? सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा भैया? ऑक्सीजन है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पूछ रहा है? तत्व पूछ रहा है, तत्व कौन सा है? देखिए, शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व जो होता है ऑक्सीजन होता है। मानव शरीर में मुख्यतः 6 तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला होता है ऑक्सीजन होता है, जो 65% के आसपास होता है। उसके बाद आपका होता है अन्य तत्वों में आपका कार्बन 18%, फिर हाइड्रोजन 10% आता है, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1% आता है। बताइए, जैविक विकास को किसके तौर पर परिभाषित किया गया? जैविक विकास को किसके तौर पर परिभाषित किया गया? क्वेश्चन नंबर 12 किसके तौर पर परिभाषित किया गया? प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन के तौर पर इसको प्रकाशित किया गया। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपको बताना है घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। What's the scientific name? घरेलू मक्खी का बताइए। मूस्का डोमेस्टिका, ट्रिटिकम, फानिया, होमोसेल। इसका नाम क्या भैया? इसका मूस्का डोमेस्टिका इसका नाम है। ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, एक फनिया आता है, फनिया यहाँ पे है तो फानिया, फानिया नहीं, इसका फनिया नाम है। फनिया जो है, ये जो आपका आता है फनिया, मक्खी का नाम होता है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम घरेलू मक्खी का मूस्का डोमेस्टिका होता है। ट्रिटिकम गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम इसका फुल नाम होता है। और होमो सैपियंस आपको पता ही है, जो आप और हम घूम रहे हैं। लसिका आंतों में पचित और अवशोषित किसका परिवहन करती है? लसिका जो होती है आंतों में पचित और अवशोषित किसका परिवहन करती है? एंजाइमों का लसिका परिवहन करती है, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का या प्रोटीन का? किसका करती है? ये फैट वसा का करती है लसिका। ठीक है, लसिका आंतों में पचित और अवशोषित वसा का परिवहन करती है। किसका? वसा का परिवहन करती है। बताइए, किस रक्त समूह को सर्वदाता डोनर बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता। ओ जो होता है भैया सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, रिसेप्टर कौन होता है भैया? ए बी होता है, ए बी। इसका आंसर क्या होगा? सर्वदाता। तो एक वैक्स मानव मूत्र में समानता क्या होता है? एक वैक्स जो मानव मूत्र होता है उसमें समानता क्या होता है? आपको पता है कि एक वैक्स मानव मूत्र में जो होता है भैया, इसमें 60 नंबर क्वेश्चन है। एक मिनट ऊपर नीचे कर देता हूँ। 60 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, एक वैक्स मानव मूत्र में 95% जल होता है। उसकी बात करें तो 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अन्य अवशिष्ट पदार्थ होता है। मानव मूत्र का पीएच मान लगभग 6 होता है। ठीक है, और 1 से 1.5 लीटर पर डे एक व्यक्ति मानव मूत्र का उत्सर्जन करता है। कितना? 1 से 1.5 लीटर पर डे एक व्यक्ति मानव मूत्र का उत्सर्जन करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है मूत्राशय के नीचे, गुर्दे के नीचे, अंड कोशिका के नीचे या लिंग के नीचे? आपको पता है प्रोस्टेट जो ग्रंथियां होती हैं किसके नीचे मौजूद होती है भैया? 17 नंबर क्वेश्चन बताइए।
ये मूत्राशय के नीचे नीचे स्थित होती है। देखिए मूत्राशय, पुरुष का मूत्राशय होता है उसके नीचे या मूत्र नली के आसपास स्थित होती है। प्रजनन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, आपको पता ही है भैया। रंध्र कहाँ से होता है? रंध्र आरबीसी में, क्लोरोफिल में, उदर में, या पत्तियों में। रंध्र 80 नंबर क्वेश्चन। ये रंध्र जो होता है पत्तियों में स्थित होता है, पत्तियों में। इसका कार्य क्या होता है? वाष्पजन पौधों में जल अवाष्पा के रूप में परिवर्तन करना इसका कार्य होता है। इसमें उत्पन्न क्षति मुख्यतः पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों से होती है। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर, आपको बताना है 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पाई जाती? वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? 5 अवस्थाएं। 5 अवस्थाएं कौन कौन सी भैया? पहला आपका अवस्था पाया गया द्रव, उसके बाद ठोस है, उसके बाद तीसरा कौन है? तीसरा आपका गैस है। चौथा कौन है भैया? प्लाज्मा है। चौथा कौन है? प्लाज्मा है। और एक पांचवा कौन है? बोस-आइंस्टीन है। ठीक है, बोस-आइंस्टीन है। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? 20 नंबर क्वेश्चन। सोडियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये भी क्षारीय है, ये भी क्षारीय है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्षारीय है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारीय विलयन नहीं है। कौन सा नहीं है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारीय विलयन नहीं है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनियम सल्फेट, देखिए अमोनियम सल्फेट एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कई वाणिज्यिक उद्योग, जैसे मैं कहूँ कि मिट्टी की उर्वरता के रूप में आम है। इसमें 21% नाइट्रोजन होता है और 24% अमोनियम सल्फेट है। ठीक है, 24% क्या होता है? सल्फर होता है। तो NH4 आप इसका सूत्र होता है NH4, NH4, उसके बाद से SO4, NH4 SO4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि Ag प्लस Cl में संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या है? Ag प्लस Cl माइनस में, माइनस फॉर्म में आप लगा हुआ है। उपयुक्त होने बनने वाला यौगिक क्या है? सिल्वर क्लोराइड या आर्गन क्लोराइड या सिल्वर क्लोराइड? बताइए। सिल्वर क्लोराइड बनेगा, सिर्फ साफ दिख रहा है सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे भाई। कह रहा पीतल में इनमें से किसका मिश्रण होता है? देखिए अगर कांसा की मैं बात करूं तो कांसा में आपका कॉपर होता है 88% और एसन होता है कितना? 12%। गन मेटल में बात करूं तो CO होता है 88% और एसन होता है 10% और जिंक होता है आपका 2%। इसका गन मेटल में बंदूक, मशीन की कलपुर्जे बनाने में कार्य आता है। कांसा का बर्तन और मोती बनाने में आता है। पीतल इनमें से किसका मिश्रण है? पीतल। तांबा आप आता है, शिव आपका लगता है 70%, जस्ता आपका 30% के रूप में। इसमें तार, मशीन के पुर्जे, बर्तन के रूप में पीतल बनाने का कार्य आता है। जस्ता आपका कितना? 30% और तांबा कितना? 70%। तांबा कितना है सब? ये 70%। नेक्स्ट, सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा होता है? सिरके में जो भी उपस्थित होता है जैविक अम्ल वो कौन सा होता है? सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल, सिरके का सूत्र होता है भैया, मैं अगर कहूं आपको, एथेनोइक एसिड इसका सूत्र होता है। एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, और इसका सूत्र होता है भैया क्या? CH3 CH3 COOH। सिरका मुख्यतः एसिटिक अम्ल का तनु विलयन होता है। एसिटिक अम्ल का क्या होता है? एक तनु विलयन होता है सिरका। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर इथेनॉल गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? एथीन प्राप्त होगा, C2H4, C2H4। दैट्स ऑल 25 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन था। तो हम आपके उज्जवल भविष्य की फिर से कामना करते हैं भैया। इसमें लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर दीजिए। और मैं 10 रुपए में पूरे 2500, कितना? 2500 क्वेश्चन, मतलब कितना? आपको 100 प्रैक्टिस सेट देने वाला हूँ। ठीक है, 100 प्रैक्टिस सेट देने वाला हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा।
हालांकि मैं ये 100 प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ओनली ऑन 10 रुपीज। थैंक यू सो मच, क्योंकि बनाने में मुझे टाइम लगा है, मुझे इसका कोई प्राइस नहीं चाहिए, बनाने में मुझे टाइम लगा है और मेरा कुछ खर्च भी हुआ है, तो थैंक यू सो मच, बाय।